हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BHDLA 135 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लहजा या अनुतान क्या होता है? लहजा या अनुतान। लहजा शब्द से आप समझ गए होंगे कि ये बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन अगर परीक्षा में आज लहजा ना आकर अनुतान आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो आपको यहाँ समझना होगा, लहजा या अनुतान एक ही चीज होते हैं जो कि शब्द या वाक्य को बोलने का एक तरीका होता है। इसमें वाक्यों के उच्चारण में जब आप बोलते हो उसका उतार चढ़ाव हो जाता है वाक्यों में। ठीक है, तो इस उतार चढ़ाव को ही क्या बोलते हैं? सुर लहर बोलते हैं। यदि ये दोनों ना आ करके, लहजा या अनुतान ना आ करके आपको मिल जाए सुर लहर क्या होता है, तब भी आपने यही उत्तर देना है कि ये वो उतार चढ़ाव है सुरों का जो एक से अधिक ध्वनियों को बोलने पर सुनाई देता है। सुर एक व्यापक शब्द है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान में है, और जब हम इन्हें एक साथ बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं, तो हमें ये उतार चढ़ाव जो होता है उच्चारण में सुनाई देता है, और इसी उतार चढ़ाव को अनुतान या सुर लहर कहते हैं। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इस उदाहरण में राम गया 3 बार लिखा गया है, तीनों एक जैसा ही है, लेकिन अलग क्या है? अलग है इनके विराम चिन्ह। इसमें सामान्य कथन, प्रश्नवाचक और आश्चर्य दिखाया गया है चिन्हों के द्वारा। जब हम बोलते हैं, चिन्हों को नहीं बोलते हैं, विराम चिन्हों को हम लहजे के अनुसार बोलते हैं, और उन्हीं लहजों को अगर हमें लिखते वक्त दिखाना है तो हम विराम चिन्हों के द्वारा उन्हें व्यक्त करते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारा लहजा काम कर रहा होता है। जैसे राम गया, राम गया, राम गया, तो तीनों में लहजा अलग अलग है। आप इसे एक उदाहरण द्वारा और समझ सकते हैं। आपने कई बार पढ़ा भी होगा, एक कोमा लगा होता है एक वाक्य में, जिसमें जैसे कि रोको मत जाने दो। जब हम रोको के बाद कोमा लगाते हैं तो हमें इसमें क्या सेंस आ रही होती है कि उसे किसी जो जा रहा है उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। लेकिन जब हम वो कोमा रोको के पीछे से हटाकर मत के पीछे लगा देते हैं, रोको मत जाने दो, तो उसमें क्या होता है कि उसे रोको मत, उसे जाने दो। ठीक है ना? तो अलग अलग लहजा दिखाई देता है, और वो लहजा एक कोमे की वजह से लिखते वक्त हम कोमे के अनुसार या विराम चिन्ह से उसे दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया आपका अनुतान। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? प्रयोजन मूलक जो भाषा है, जो उससे समझने से पहले आपको जो ये प्रयोजन मूलक शब्द है इसको समझो। प्रयोजन मूलक शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोजन और मूलक। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, प्रयुक्त, और मूलक का अर्थ होता है आधारित। यानी कि उद्देश्य पर आधारित जो भाषा होती है वही प्रयोजन मूलक भाषा होती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप अपने मित्रों से या अपने माता पिता परिवारजनों से या अपने टीचर से बात कर रहे हो तो आप फॉर्मेलिटी यूज़ नहीं कर रहे होते हो, आप सहज बातचीत कर रहे होते हो। लेकिन जब आप किसी बैंक में जाते हो तो आप एक फॉर्मेलिटी वाली भाषा जो है वो यूज़ कर रहे होते हो, या चिकित्सालय में जा रहे हो, कचहरी में जा रहे हो, या किसी सरकारी कार्यालय में जा रहे हो, तो आप एक विशेष भाषा का यूज करते हो, विशेष शब्दों को, विशेष शब्दावली का यूज करते हो। तो वही जो शब्दावली है वही क्या है? प्रयोजन मूलक भाषा है। प्रयुक्ति क्या है? प्रयुक्ति वैसे तो प्रयुक्ति और प्रयोजन एक ही चीज है, लेकिन प्रयुक्ति की संकल्पना यहाँ पे थोड़ी सी अलग हो जाती है। प्रयुक्त शब्द जो के पीछे ई लगा करके प्रयुक्ति बना दिया गया है। वह भाषा जो कि जिस क्षेत्र में लगातार प्रयोग में लाई जा रही है उस क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति हो जाती है। और इस प्रयुक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। और सामाजिक जीवन के व्यवहार में हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग विशिष्टता होती है, और उनकी एक विशेष भाषा जो बार बार प्रयोग में लाई जा रही है वो क्या हो गई? प्रयुक्ति हो गई। जैसे व्यापारी और कचहरी की भाषा अपनी अपनी शब्दावली है, और सामाजिक स्तर में इनमें अंतर भी आ जाता है। कैसे? आप इसे उदाहरण को समझिए। प्रयुक्ति के जो आधार हैं, प्रयुक्ति के आधार क्या क्या हैं? प्रयुक्ति के आधार
क्योंकि प्रयुक्ति क्या होती है, हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग होती है। एक क्षेत्र में जो प्रयुक्ति यूज की जा रही है, प्रयोग में लाई जा रही है, वो दूसरे क्षेत्र में प्रयोग में नहीं लाई जा रही। तो इसके दो आधार बनते हैं। पहला आधार क्या बनता है, क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष में क्या होता है कि एक अपने अपने क्षेत्र की सबकी अलग अलग जो है शब्दावली होती है। जैसे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शब्द जो आप देख रहे हैं विज्ञान के शब्द हैं, और बैंक में जब आप जाओगे तो वहाँ पे अलग कोई शब्द यूज हो रहे होंगे, ठीक है। और जब आप सरकारी कार्यालय में जा रहे होंगे वहाँ पे अलग से कुछ शब्द होंगे। वो जो शब्द हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बोले जा रहे हैं वो आपके आगे लेसन में आएंगे, आपके प्रश्न में जो आप पेपर दोगे उसमें भी आएंगे, और आपको ये पूछा जाएगा कि जो ये शब्द हैं इनके पारिभाषिक शब्द बताइए, या जो शब्द हैं उनके प्रयुक्त शब्द बताइए, सामान्य शब्द बताइए। ठीक है, तो ये आपको समझने होंगे। आगे मैं इस क्लास के एंड में आपको वो कुछ शब्द हैं वो दूंगी, ताकि आप उन शब्दों को अच्छे से याद कर लें, और कि जिस क्षेत्र में जो विशेष शब्द बोले जाते हैं उन वो उत्तर मैंने क्लास के जो लास्ट में दिए हैं। अर्थ की भिन्नता के आधार पर प्रयुक्ति में जो अंतर आता है, प्रयुक्ति में अंतर आ जाता है। जैसे कि पद शब्द है, पद शब्द आप जब कविता के रेफरेंस में बोल रहे हो तो वो छंद बन जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में पद का क्या अर्थ निकलता है, पैर। और प्रशासनिक क्षेत्र में इसे पद को क्या बोल देते हैं, ओहदा, कि आप किस पोस्ट पे हो, पोस्ट बोल देते हैं, ओहदा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रयुक्ति। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक जो हिंदी है, आधुनिक युग के आने से इसका विकास हुआ है, क्योंकि आधुनिक युग में जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो स्थापित हो गए हैं, बन गए हैं, बैंक आ गए हैं, चिकित्सालय आ गए हैं, सरकारी कार्यालय आ गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों का विकास हुआ। तो उनके विकास होने से प्रयोजन मूलक जो हिंदी का विकास हुआ, और प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास हुआ तो अलग अलग क्षेत्रों में जो हिंदी प्रयोजन मूलक जो हिंदी बार बार प्रयोग में लाई जा रही है शब्दावली, उनको क्या बोलते हैं, प्रयुक्ति बोलते हैं। तो प्रयुक्ति का भी विकास हुआ। तो कितनी प्रयुक्तियां हैं जो वर्तमान में हिंदी भाषा में प्रयुक्तियां हैं, वो कितनी है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है 9 प्रयुक्तियां हैं, और 9 की 9 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनमें से एक या दो आपके पेपर में जरूर आएगी, तो इन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी, साहित्यिक हिंदी, वाणिज्यिक और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, कार्यालय हिंदी, विधि के क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, संचार माध्यमों में हिंदी, और विज्ञान के क्षेत्रों में हिंदी। और इन्हीं के अनुरूप आपके जो लेसन है वो भी इन्हीं के अनुरूप है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, ये लेसन जो है आपका पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो पहली दो हिंदी है इन्हें छोड़ करके जो बाकी की हिंदी है आपकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इनका सबका संबंध किससे है, प्रयोजन मूलक हिंदी से है। सबसे पहले सामान्य बोलचाल की भाषा, अनौपचारिक से साथ इसमें व्यापक छूट भी होती है। आप कोई तरीका या कोई का नियम नहीं होता कि आपको उस नियम के अनुसार बोलना है। सामान्य बोलचाल आप कोई भी कैसे भी बोल सकते हो, इसका कोई क्षेत्र विशेष भी नहीं होता। जिसकी जो आवश्यकता अनुसार होती है उस प्रयुक्ति का यूज वो कर लेता है बोलने वाला। साहित्यिक भाषा में क्या होता है कि सामान्य भाषा की तरह इसमें भी छूट होती है, और इसमें अपने अपने जो स्थिति होती है उसके और जो भी अवसर होता है उसके अनुरूप जो है अपनी प्रयुक्ति के अनुसार वो साहित्यिक भाषा यूज कर सकता है। साहित्य वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी, वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक है, और समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों का इससे संबंध होता है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जो व्यापार होता है वहाँ भी, और चाहे वो लोकल लेवल पे व्यापार हो रहा हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार हो रहा हो, तो उनमें कुछ विशेष प्रयुक्ति होती है, एक शब्दावली होती है जिसका भरपूर समावेश होता है। जैसे कि बीजक, रसीद, कैश, मेम्बो, ये सभी वर्ड जो है उस व्यापार और वाणिज्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। और
ये जो शब्द हैं किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, इसमें क्या होता है, भारत में तकनीकी विकास की स्थिति तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक होती आई है। संस्कृत भाषा में विज्ञान संबंधी लेखन हुआ है, किंतु हिंदी में ऐसी परंपरा नहीं हुई है। परंतु आज के टाइम में जो है वैज्ञानिकों ने का वैज्ञानिक लेखन जो है हिंदी में शुरू हो गया है। हिंदी में विज्ञान की शब्दावली जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये शब्द जो हैं वैज्ञानिक शब्द यूज किए जाते हैं। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक शब्द हैं जो हिंदी में यूज किए जाते हैं। कार्यालयीय हिंदी में क्या होता है? कार्यालयीय हिंदी कब शुरू हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब सरकारी कार्यालयों वाली जो पद्धति है वो अपनाई गई, तो ये कार्यालयीय हिंदी भी शुरू हो गई। और सबसे पहले क्या होता था, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो जो अंग्रेजी थी वो यूज़ की जा रही थी कार्यालयों में जो थी कामकाज के लिए अंग्रेजी यूज की जा रही थी। और इसलिए संपूर्ण कार्यविधि साहित्य जो था अंग्रेजी में था। और कार्यालयीय हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यालयीय हिंदी में जो सरलता, स्पष्टता और बोधगम्यता प्रशासन ने आम जनता के लिए की, ताकि सभी जनता को समझ में आ जाए जो सरकारी कामकाज चल रहा है और उसमें समझने में आसानी हो सके। कार्यालयीय भाषा औपचारिक होती है और इसकी औपचारिकता अधिकारी तंत्र के पदक्रम अनुसार निर्धारित होती है। विधि के क्षेत्र में जो शब्द है, शब्दावली है, वो जो यूज की जाती है उसमें ज़्यादातर शब्द कौन से हैं? अरबी फारसी के शब्दों को यूज किया जाता है। जैसे आप बनाम शब्द अगर बोलोगे तो आप समझ जाओगे। जैसे राम बनाम मोहन, तो आप यहाँ बनाम शब्द से समझ जाओगे कि राम और मोहन का आपस का जो है वो केस है, तो इन दोनों के बीच में कोई केस है, तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे हिंदी की स्पष्टता और जो एकार्थकता है वो विद्यमान रहती है। और थोड़ा बहुत अंग्रेजी शब्दों का यूज होता है जिसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है, लेकिन ज़्यादातर शब्द जो है अरबी और फारसी से लिए गए हैं। किसमें? विधि के क्षेत्र में। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक, इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र बहुत सारे विषय जो हैं आ जाते हैं और इनकी शब्दावली भी अलग अलग होती है। और इन्हें स्वतंत्रता यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, ये देखिए आप। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता संघर्ष को वैचारिक आधार प्रदान करने और साम्राज्यवाद के अधिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो वर्ड है, ये पूरा वाक्य मैंने अभी बोला है, इस वाक्य को अच्छी तरह से समझिए। इसमें राष्ट्रवादी शब्द यूज हुआ है, ये साम्राज्यवादी शब्द यूज हुआ है। तो इन दोनों को समझिए। राष्ट्रवादी का क्या मतलब है और साम्राज्यवादी का, इनका दोनों का जो है अपना एक अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन वहाँ पूरे जो अर्थ है बहुत बड़ा उसको यूज ना करके एक शब्द यूज कर लिया है, राष्ट्रवादी या साम्राज्यवाद। तो यहाँ पे जो है इनका ये एक पारिभाषिक शब्द हैं और आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, जिनका विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हुआ है। आवश्यक नहीं कि यह विशिष्ट अर्थ अपने मूल शब्द के अर्थ से सकारात्मक संगति ही रखें। अगला है संचार माध्यमों में हिंदी। पत्र पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संचार जो माध्यमों का रूप है, दैनिक, साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं आ जाती है, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत। भाषा के संचार माध्यम संबंधी प्रयुक्ति में लिखित और मौखिक दोनों शामिल है और दोनों जो कि तो लिपिबद्ध यानी लिखे भी जाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि संप्रेषण उतना ही हो जितना मौखिक था। लिखने में संचार के दोनों माध्यमों का उद्देश्य समाज के वर्गों के साथ संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करना होता है। तो जो मीडिया की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और इसकी कोई विषयगत सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों से लेकर श्रमिक, किसान तक के लिए होते हैं और इसमें अंग्रेजी रूप को इसमें अपनाया गया है। कुछ शब्द हैं जैसे कि जद, बचपा,
भाजपा, बसपा, ये शब्द क्या है? इनका कोई आप अगर आप भाजपा शब्द देखेंगे, इसका खुद का अर्थ कुछ नहीं है। लेकिन आप इसको जब भाजपा शब्द सुनते या पढ़ते हो तो क्या होता है कि आपको एक पार्टी का आपके दिमाग में इमेज बन जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी है। बसपा जैसे पढ़ते हो या कोई और पार्टी पढ़ते हो तो उनका एक प्रॉपर नाम आपके दिमाग में आ जाता है। लेकिन वो प्रॉपर नाम ना लिख करके ये मीडिया वाले क्या करते हैं, ये भाजपा, बसपा आदि शब्दों का यूज करते हैं, जिससे पढ़ने वाले या सुनने वाले को कोई कठिनाई जो है महसूस नहीं होती है। विज्ञापन के क्षेत्र में जो शब्द हिंदी होती है, तो संचार के तीन माध्यम है, श्रव्य, दृश्य, मुद्रित। टेलीविजन और सिनेमा के पर्दे पर जिन तीन रूपों का प्रयोग होता है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, बोर्डों, पोस्टरों, ये दृश्य और श्रव्य का, और रेडियो पर केवल श्रव्य होता है। ये तीनों रूप क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के काम आते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का उद्देश्य होता है सूचना देने के साथ साथ ध्यान आकृष्ट करना, नवीन वस्तु और सेवाओं की सूचना देना, उपयोगिता और श्रेष्ठता बताना वस्तुओं की, उपभोक्ताओं की में वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विशेष छूट आदि की जानकारी देना, और वस्तु को स्वीकार करने और खरीदने की जो है प्रेरणा देना। प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर क्या है? प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी एक ही भाषा के दो रूप है, परंतु इनकी जो शब्दावली और वाक्य संरचना है वो अलग अलग है। सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता है, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता उसके बाद होती है। प्रयोजनमूलक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है और सामान्य हिंदी जो है ये अनौपचारिक होती है और हम जहाँ चाहे इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा जो है किसी विशेष प्रयोजन से संबद्ध होती है और विशेष क्षेत्र से संबंध होती है। और प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या अंतर है? साहित्य में बुद्धि और भावना दोनों पक्षों का समावेश होता है, साथ ही एक पक्ष पर विशेष बल भी हो सकता है। साहित्य में भावना, तीव्रता, गहनता और इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। ये एक आईना होता है समाज का, साहित्य जो होते हैं, और साहित्य का जो गुण है वो प्रयोजनमूलक से अलग होता है। और जो प्रयोजन मूलक है, प्रयोजन सापेक्ष, सीधी और स्पष्ट होती है, और साहित्य की भाषा में शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकल आते हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी जो होती है, जहाँ जिस क्षेत्र में जो बोली जा रही है उसका एक विशेष अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग। ये आपका आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा और इसे याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% ये पूछा जाएगा। जहाँ शब्द पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? जहाँ शब्दों के अर्थ पहले से ही पारिभाषिक हो, उनकी अलग अलग व्याख्या नहीं की जा सकती, तो वो एक खास शब्दावली होती है। जैसे कि लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लेकिन हम इतना बड़ा जो वाक्य है इसे यूज ना कर कर हम सिर्फ क्या लिख देते हैं? लोकतंत्र लिख देते हैं, बोल देते हैं, जिससे विषय को समझना आसान हो जाता है। हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में अपने आप जो है, जो इसका अर्थ है वो हमें समझ में आ जाता है कि ये लोकतंत्र का मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या हो गया? पारिभाषिक शब्द हो गया। पारिभाषिक शब्द के साथ ये संशय होता कि कहीं उनका कोई दूसरा अर्थ ना समझ लिया जाए। दूसरा अर्थ भी हो सकता है। यह शब्द प्राय विषय की किसी न किसी संकल्पना या धारणा से जुड़ा होता है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द आप यहाँ पर ले सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता, इसमें ये पारिभाषिक शब्द है और इसे समझना भी आसान है। इसे समझकर आप जान सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया सब भी किसी एक धर्म की बजाय सभी धर्मों, किसी एक धर्म को पक्ष में ना रख के कि सभी धर्मों का सम्मान आदर करना। विषय का सरल विवेचन का मतलब क्या है? किसी पाठ को समझने के लिए सिर्फ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जानना ही पर्याप्त नहीं है। लेखक पारिभाषिक शब्दों के साथ ऐसे पदों का प्रयोग भी करता है जो पारिभाषिक शब्दों का अर्थ का जो है विस्तार कर देते हैं। जैसे नंबर 1, व्याख्या। अपनी बात को अधिक स्पष्ट रूप से कहने के लिए उसकी व्याख्या अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए दूसरे शब्दों में यानी और अर्थात शब्द का प्रयोग करता है। जैसे कि यानी और अर्थात, जैसे आपने लोकतंत्र लिख दिया, अर्थात जनता का, जनता के लिए जनता का शासन, यानी वो प्रयोजनमूलक शब्द भी, पारिभाषिक शब्द भी यूज किया और उसके पीछे उसका अर्थ भी बता दिया। यहाँ पे उदाहरण दिया है,
समाजवाद का अर्थ है आर्थिक समानता की स्थापना। अर्थार्थ शब्द लगा करके उसको व्याख्या कर दी उस शब्द की, किस शब्द की, समाजवाद शब्द की। दूसरा पॉइंट है कथन के को तर्क रूप में सिद्ध करना, और इसके लिए क्या वर्ड यूज होते हैं, अतः, इसलिए, क्योंकि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र का अर्थ है नागरिकों के लिए समानता, तो इसमें अतः लगा करके एक वाक्य जोड़ दिया, अतः सभी प्रकार की विषमताएं जो है लोकतांत्रिक समाज के लिए अभिशाप है। तो अपने कथन को तर्क रूप भी दे दिया, किसका, तो लोकतंत्र का हवाला दे करके। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना। जो भी आप बात कर रहे हो उसके समर्थन के लिए आप उदाहरण भी दे सकते हो, जिससे बात की जो सत्यता है मतलब वो प्रमाणित हो जाती है कि ये बात सही है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के लिए मसलन, मसलन शब्द यूज करते हैं जहाँ हम अपने बात की जो है सत्यता स्थापित करते हैं। जैसे कि दो व्यक्तियों में से एक अमीर हो सकता है और दूसरा गरीब हो सकता है, उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या अपने जो बात की सत्यता है उसको स्थापित करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है आपका विचारों का क्रम से प्रस्तुतिकरण। अपने विचारों को ठीक से और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए उन्हें एक के बाद एक क्रम में लगाया जाता है। इसके लिए पहले, दूसरे, अंततः जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया गया है, राजनीति विज्ञान विशेषक लेखन में भाषा की प्रकृति पढ़कर आप कई बातें समझेंगे। ये उदाहरण है, यहीं से उदाहरण चल रहा है। जैसे पहले आपको ये समझेंगे, दूसरे आप ये समझेंगे। इसे आप दूसरे उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप खेल खेल रहे हो, तो आप खेलने से पहले कुछ नियम जो है बनाते हो, तो आप क्या बोलते हो, तो उसमें आप क्रम स्टेप बाय स्टेप जो नियम होते हैं वो आप बताते हो खिलाड़ियों को। तो आप कहते हो कि इस खेल को खेलने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आप बताते चले जाते हो। तो ये हो गया क्रम, हो गया विचारों का को क्रम से प्रस्तुत करना। पांचवा हो गया परस्पर विरोधी पक्ष को उजागर करना। किसी बात का विरोधी पक्ष बताने के लिए उसके विपरीत या बल्कि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे अफ्रीका में नहीं बल्कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भारत उपनिवेशवाद की समाप्ति का प्राय है। बल्कि शब्द तो आपने बहुत ज़्यादा यूज किया होगा सामान्य बोलचाल में भी, और आप इसे समझ भी गए होंगे। आप भी आप सामान्य बोलचाल में ले लो कि राम बाजार नहीं गया बल्कि पार्क में गया था। ठीक है, आप विरोध दिखा रहे हो, विरोधी पक्ष दिखा रहे हो। छठा पॉइंट है विषय की समाप्ति। जब आप अपनी बात का अंत करते हो तो उसमें क्या आप संक्षेप में यूज करते हो। आप लेसन पढ़ते हो या कोई ऐसे निबंध लिख रहे हो तो संक्षेप में आप जरूर लिखते हो, आपको ये पता होगा। प्राय शब्द भी लिखते हो, निष्कर्ष रूप में, अंत में, इस प्रकार ये शब्द यूज करते हो। जब आप पूरी बात कह चुके होते हो तो इस प्रकार हमें का शब्द यूज कर लेते हो, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा वगैरह वगैरह शब्द यूज करते हो। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि, इस प्रकार शब्द यूज हो है। मान लो आपने बहुत सारा बोल दिया तो लास्ट में आप क्या कहोगे, इस प्रकार कहा जा सकता है कि विषम में राजनीतिक समता लाने के लिए भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये अब आ गए आपके कुछ प्रशासनिक पदनाम है। ये परिभाषिक शब्द हैं जो विशेष क्षेत्र में यूज किए जा रहे हैं। शब्दावली है और ये जरूर आएगी लेसन में, आपके पेपर में। तो आपको ये शब्द जो है याद कर लेने हैं। जैसे हिंदी में उच्च श्रेणी लिपिक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं। लेखाकार को अकाउंटेंट। ये आपने सारे जो है याद कर लेने हैं। ये यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ। आप इसे इन्हें जो है अच्छे से याद करेंगे और ये पेपर में आने की 100% संभावना इनकी है। कुछ शब्द है जो बैंक के क्षेत्र में यूज होते हैं, ये भी मैंने यहाँ आपके लिए रख दिए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। और भी शब्द हैं ये वाले, ये विज्ञान के क्षेत्र में जो शब्द यूज होते हैं, शब्दावली होती है, उनका एक अलग ही जो है, एक मिनट में धीरे धीरे जो है अलग ही मतलब होता है। जैसे वायुमंडल है, उसका मतलब पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है वायुमंडल कहते हैं। भाष्पकण क्या होते हैं, उद्भिद क्या होता है, शैवाल क्या होते हैं, भूगर्भ क्या होता है।
ठीक है, इनको भी आपने याद कर लेना है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। भूखनन, भूकंप, भूगर्भ शास्त्र, ताप और दाब, भ्रंश, गुरुत्वाकर्षण, शोधन, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये कुछ शब्द थे, पारिभाषिक शब्द, जो आपको याद कर लेने चाहिए और ये आपके जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और इसे लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।